हेलो बच्चों। तो आशा है कि आप सबका कल एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आज हम लोग के पास जेक बोर्ड का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा सी नंबर 9। ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9 इज़ 9। ये हो गया। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा योज्य तत्समक है। यहाँ आंसर होगा आपका 0। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पर आपको जस्ट ये देखना है 21/12 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। -8/7 को आपको यहाँ भरना है, यानी जो आंसर होगा ए नंबर -8/7। ठीक है, इसी तरह से देखिए जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको 2 का टेबल में 2 3 या 6 3 3 या 9, यानी कि सी नंबर -6/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या आपसे पूछा गया है। क्या करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, है ना। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करिएगा, आंसर आएगा 5/12। ऑप्शन नंबर ए 5/12। उसी तरह से यहाँ आपसे पूछा गया परिमेय संख्या -12/30 का मानक रूप क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, 12 और 30 का हम लोग HCF निकाल लेंगे। HCF आएगा आपका 6, और जब हम लोग 6 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा -2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर में देखिए, यहाँ आपसे पूछा गया है 196 का वर्गमूल क्या होगा। तो 196 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उस तरह से देखिए आपसे पूछा गया 16 का वर्ग क्या होगा। 16 का वर्ग मतलब 16 का स्क्वायर निकालना आपको। तो 16 को 16 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। ठीक है, अब यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। यहाँ या तो 16 का स्क्वायर में से 15 स्क्वायर घटा के उसमें एक और कम कर दीजिए, या एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2n, यानी 2 इंटू और n मतलब यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है 15, तो यहाँ 15 को हम लोग n मानते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण घन नहीं है, यानी कि कंप्लीट क्यूब कौन सा नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ हो जाएगा 128, क्योंकि 1000 तो 10 का क्यूब है और ये आपका 6 का क्यूब है, तो यहाँ आंसर होगा 128, ऑप्शन सी। उस तरह से यहाँ आपसे पूछा गया देखिए 64 का घनमूल क्या होगा। तो 64 का घनमूल है ना, क्यूब रूट ऑफ 64, तो 64 का घनमूल कितना होगा 4, है ना। 4 चौके 16, 16 चौके 64। यहाँ आपसे पूछा गया संख्या 11 का घन क्या होगा। तो संख्या 11 का घन, घन मतलब क्यूब, तो 11 का जब आप क्यूब करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11 करना होगा आपको। तो 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे तो आएगा 1331। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1331, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अब यहाँ पूछा गया 3 टू द पावर 4 का अंकित मान क्या होगा। 3 टू द पावर 4 मतलब क्या होगा, 3 को 4 से नहीं गुना करना, 3 को 4 बार लिख के गुना करिएगा, है ना। तो 3 को हम लोग अगर 4 बार इस तरह से लिखते हैं तो कितना आएगा बताइए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि 81 इज़ द आंसर। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है x = 0, तो x टू द पावर 0 का मान क्या होगा। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि x टू द पावर 0 का मान तब 1 होता, लेकिन अभी पूछा गया है x का वैल्यू 0 है, तो 0 टू द पावर 0 क्या होगा, तब होगा अपरिभाषित, है ना। परिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं, अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपने ए किया होगा तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसी तरह से यहाँ पूछा गया है 2 टू द पावर x - 4 = 1 है। तो यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर x - 4 = 1 दिया हुआ है, तो 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 टू द पावर 0, क्योंकि किसी के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x - 4 = 0 हो जाएगा, और यहाँ से x अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया था 16 नंबर में कि PQ × 6, तो 468 में P और Q का मान क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा P का मान यहाँ हो जाएगा 7 और Q का मान हो जाएगा 8, है ना। इसको आप यहाँ पुट करके सॉल्व करिएगा, देखिएगा यही नंबर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पूछा गया है 5xy में y का गुणांक क्या है। तो y का गुणांक, तो y को छोड़ के जो बच जाता है वो आंसर हो जाता है। तो क्या बचा 5x, है ना। y का गुणांक क्या होगा 5x, यानी ऑप्शन ए। उस तरह से यहाँ देखिए x² - 1 में 1 - x² को घटाने पर क्या होगा। तो x² - 1 में से अगर हम घटाएंगे 1 - x² को, तो यहाँ क्या करेंगे x² - 1, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस x², x को ऐड करिए कितना हो जाएगा 2x² - 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2x² - 2, ये हो जाएगा सही आंसर। उसी तरह से देखिए यहाँ पूछा गया है 51 का स्क्वायर - 49 का स्क्वायर का सही मान क्या है। तो a² - b² मान लीजिए एक बार। तो क्या करेंगे 51 में एक बार 49 को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे 51 में 49 को घटा देंगे। क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, और घटा देंगे तो आएगा 2, 2 को 100 से गुना करिए कितना हो गया 200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब उसी तरह से पूछा गया है m² को m + n से गुना करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m³ और यहाँ हो जाएगा m²n, यानी ऑप्शन नंबर ए।
उस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिड टर्म ब्रेक करना है, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 56 का गुणनफल क्या होगा। तो इसको क्या में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ हम लोग एम स्क्वायर, यहाँ 8m में से अगर मैंने 7m को माइनस किया, ठीक है, 8 में से 7 माइनस किया कितना हो गया 1m, और 1 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा m प्लस 8 और m माइनस, है ना, m प्लस 8 और m माइनस 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उस तरह से देखिए। फिर पूछा गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में इसका गुणनफल पूछा गया है। तो ये आपको पता होगा ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी 2 बार होगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से भागा देना है। एक्स स्क्वायर को जब हम लोग एक्स से भागा देंगे, एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से भागा देंगे तो एक तो एक्स कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए 8 इक्वल टू क्यू प्लस 3 है, ये 3 को अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या होगा 8 माइनस 3, और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्यू इक्वल टू क्या आएगा 5। उसी तरह से देखिए फिर यहाँ दिया हुआ है कि श्याम की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष के बाद उसकी आयु 20 साल हो जाती है, तो इसका समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पूछा गया यदि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, यहाँ आंसर होगा 780। ठीक है, कितना होगा 780। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए अगर लड़कों का परसेंट कितना दिया था 60, लड़कियों का परसेंट निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, लड़कियों का परसेंट कितना आ जाएगा 40। तो अगर लड़कियों का परसेंट 40 और कुल संख्या को मान लेते हैं x, तो x का 40% करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 780। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 250 किलोग्राम आलू में से 10 किलो आलू सड़ गया है, तो 10 किलो आलू सड़ गया मतलब 25 किलो आलू सड़ गया है। 250 का 10% निकालेंगे, 25 किलो आलू सड़ गया है और उसे हटा दिया गया है, तो कितना आलू बचा, तो 250 में से 25 किलो घटा देंगे तो कितना आएगा 225 किलो, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है आपसे कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य है 380 रुपया, इस पर 5% का बट्टा दिया जाता है, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य को x मान लेते हैं और x में से 5% घटा दीजिए, x माइनस एक्स का 5%, क्या करेंगे x माइनस एक्स का 5%। ठीक है, बराबर कितना हो गया 380। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 400 रुपया। ठीक है, x माइनस एक्स का 5% बराबर 380, क्योंकि जितना दाम था x उसमें से 5% बट्टा को घटा दिया तो कितना आया 380 रुपया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से 400 रुपया निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ आपसे देखिए पूछा गया है 400 रुपया का 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा आंसर ए, यानी कि 100 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे बोला गया एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% का बट्टा दिया जा रहा है, इस पर कौन सा कथन सही होगा, है ना, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर होगा अंकित मूल्य में से 20%। जब भी आप इस तरह से बट्टा निकालते हैं तो बट्टा हम लोग किस में से माइनस करते हैं, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह 31 में देखिए ये बहुत आसान है, यहाँ पर x का वैल्यू आपको निकालना है, 17/7 में से माइनस करेंगे 3/7 को, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 14/7, सॉल्व करेंगे तो हम लोग आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ दिया हुआ एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, 10% बट्टा देके इसे बेचा गया है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 700 का 10% निकालेंगे तो आएगा 70 रुपया, 700 में से अगर 70 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 630 रुपया, है ना, 630 रुपया, यानी कि दिस वन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उस तरह से देखिए यहाँ पूछा गया निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा व्युत्क्रमानुपात का उदाहरण है। तो व्युत्क्रमानुपात मतलब क्या होता है, एक बढ़े तो दूसरा घट जाए, या एक घटे तो दूसरा बढ़ जाए, उसको व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा आदमी की संख्या और कार्य, ऑप्शन नंबर बी। अब दिया गया है 34 में देखिए एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा आयत, है ना, ऑप्शन नंबर ए। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो वह क्या कहलाता है, ये होगा विषम बहुभुज, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपने पढ़ा है कि अभिमुख अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, वही इस कोण के बराबर होता है, यानी x निकालने के लिए क्या करेंगे 130 से 65 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया आपको 37 में x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि चारों कोण को अगर हम जोड़ दें तो कितना होता है 360, है ना, चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। उसमें ये तीनों का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 360 में से 40 घटा दीजिए, तो 360 में से अगर हम लोग 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 320 डिग्री, है ना, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार देखिए यहाँ पूछा गया 2D आकृति कौन सी रही है। तो देखिए त्रिभुज, आयत, वर्ग या घनाभ। तो घनाभ जो है वो, है ना, 3D आकृति है, 2D आकृति नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा पूछा गया है कि 2D आकृति नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे घनाभ, क्योंकि ये क्या है 3D आकृति है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा समूह नहीं है, कौन सा
एक ही समूह का नहीं है, तो इसमें क्या है आयतन। क्यों? क्योंकि देखिए घन, घनाभ और शंकु ये सब क्या है, कोई शेप है ना, आकृति है। घन, घनाभ और शंकु ये आकृति है, लेकिन आयतन किसी का आकृति नहीं होता, इसलिए ये सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको देखिए बोला गया है कि 40 नंबर में यदि वर्ग की भुजा की लंबाई मीटर में हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 41 नंबर में क्या बोला गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक विकर्ण तो आपको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो यहाँ दूसरा विकर्ण होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हाफ इंटू D1 इंटू D2 ये आपने पढ़ा है, तो उस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 16 सेंटीमीटर। उस तरह देखिए एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हमने क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूला में आपको खाली वैल्यू पुट करना है। आर का वैल्यू कितना था, है ना, आर कितना आपका 7 और एच कितना 10। इसको जैसे यहाँ सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1540, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ दिया हुआ है, इसका आयतन पूछा गया है। तो आयतन क्या होता है, तो आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसी तरह से यहाँ पूछा गया है कि मिलान चिन्ह जो है ये दिया हुआ आपको और इसका मान बताना। देखिए इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 1 5 5 5 10 11 12 13, यानी कि 13, ये ऑप्शन नंबर डी। उस तरह से यहाँ देखिए वर्ग अंतराल 20 और 40 की ऊपरी सीमा कौन सी है, तो ये निम्न सीमा बोलते हैं, इसको ऊपरी सीमा बोलते हैं। तो निम्न सीमा है 20, ऊपरी सीमा है 40, तो यानी कि 40 इज़ द करेक्ट आंसर, ये आंसर। अब आ जाएगा से आपसे पूछा गया है वर्ग अंतराल 26 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्ग चिन्ह पूछा गया ना, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो 26 में आप 30 को ऐड करिए और बाई में 2 करिए, तो जोड़ेंगे तो आप कितना जाएगा 56। 56 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आंकड़ों का निरूपण निम्नलिखित में द्वारा नहीं होता। इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, वर्ग चिन्ह, यानी कि वर्ग क्षेत्र ये जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पूछा गया है 48 में आपसे कि आंकड़ों के सबसे बड़े और छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा परिसर। ठीक है, फिर पूछा गया है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर यहाँ आपसे पूछा गया बिंदु 7 और 2 स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो ये होगा पहला नंबर, फर्स्ट चतुर्थांश में, है ना, ये हो जाएगा। अब आते हैं साइंस में। देखिए साइंस में यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहला है कि बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा वस्तु की गति में परिवर्तन, ए नंबर। ठीक है, 52 का आंसर हो जाएगा इसी तरह से घर्षण, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो घर्षण बल। ठीक है, हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस तरह देखिए वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उस बल को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं गुरुत्व बल। ठीक है, ये हो जाएगा। उस तरह से देखिए किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला नहीं जा सकता, तो दूरी को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आंसर। ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आँख है, तो ये हो गया आंसर। देखिए फिर यहाँ आपसे पूछा गया है कि नेत्र का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा सफ़ेद और कठोर दोनों, तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, दिस वन, है ना, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब रेटिना किससे बना होता है, तो ये अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से पूछा गया जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पिंड, ये हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी कितनी है, मतलब ये कितना आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद 61 में देखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका बैगनी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बैजानी है पीनाला, है ना, विब्जियोर VIBGYOR, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वी से वॉलेट यानी बैगनी, ये हो जाएगा आंसर। या हिंदी में पढ़ा होगा बैजानी है पीनाला। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका आभासी बड़ा और सीधा, ए नंबर। ठीक है, आभासी बड़ा और सीधा। उसी तरह से देखिए उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का, यानी कि बल का। ठीक है, ये हो जाएगा। अब पीतल क्या है, पीतल एक धातु है, इसमें टिक करिएगा, ब्रास इज अ मेटल। उस तरह से देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, धातु पूछा है, तो क्या हो जाएगा पारा। ठीक है, धातु क्या है, पारा। उस तरह से देखिए धात्विक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय, तो यहाँ टिक हो जाएगा बी नंबर। अब आपसे पूछा सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, तो पोटासियम। ठीक है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, ये हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव, आशा है आपने ये टिक किया होगा। ठीक है, अब देखिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, यहाँ हो जाएगा निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस, है ना, आपने ये टिक किया होगा ना।
अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है टेस्ला, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 71 में क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज मैक्सवेल या फेराडे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मैक्सवेल नहीं होगा, ये होगा आपका फेराडे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से देखिए पृथ्वी का विभव क्या होता है, तो पृथ्वी का विभव क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए अब हमसे यहाँ पूछा गया कौन विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, यहाँ हो जाएगा LED, ठीक है, ये याद रखिएगा LED, लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए अब यहाँ पूछा गया कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है, तो ये हो जाएगा तांबा और एल्युमिनियम दोनों करते हैं, इसलिए A और B दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब पूछा गया 75 में, वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं, तो विद्युत के क्या कहलाएंगे, सुचालक, अगर नहीं देते तो कुछ अलग कहलाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस प्रकार का उदाहरण है, ये हो जाएगा आपका पेशीय बल, ठीक है। अब देखिए दरवाजे को धक्का देने पर कौन सा बल लगता है, ये हो जाएगा अपकर्षण बल, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा घटता है, ठीक है। पौधे और जंतु कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधे और जंतु जल में भी पाए जाते हैं, है ना, पानी में पाए जाते हैं और जंगल में पाए जाते हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा A और B दोनों, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर पूछा गया आपसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, दाब, है ना, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा गया देखिए 81 में, कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है, तो कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है, ये होगा उत्तक, ठीक है। निम्न में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका आपने पढ़ा होगा ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर आता है कोशिका का अर्थ क्या है, ये 1 नंबर होगा, सूक्ष्मतम जीवित अंश, ठीक है, स्मॉल लिविंग पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है ये। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते, प्लास्टिड नहीं पाया जाता, ठीक है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, पूछा क्या नहीं पाया जाता, ये पूछा गया, इसलिए प्लास्टिड। फिर देखिए कोशिका कितने प्रकार की होती है, ये जनरली 2 प्रकार की होती है, तो ये आप टिक करिएगा इसमें, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, है ना, 2 तरह के होते हैं। अब आपसे पूछा गया देखिए सजीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है, तो ये क्या होगा, जीन। उस तरह से सूक्ष्म जीव का प्रकार क्या है, तो सूक्ष्म जीव देखिए विषाणु, जीवाणु, कवक, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव है, इसमें से सभी हो जाएगा। खाद्य परिरक्षण की विधि क्या है, तो खाद्य परिरक्षण की विधि शीतलन, है ना, मतलब ठंडा करके, पाश्चुरीकरण ये भी होगा, निर्जलीकरण भी होगा, तो इनमें से सभी होगा, तो यानी कि डी नंबर। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि पॉलीथीन पैकेट में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसका क्या किया जाता है, पाश्चुरीकरण, है ना, तो ये हो जाएगा। अब आता है देखिए 90 नंबर में, मानव रोग कौन सा विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, ये होगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है फिर 91 में, परपोषिकी कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किस औषधि से मर जाते हैं, तो ये क्या होगा, वैक्सीन। उस तरह से देखिए पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखिए यहाँ पूछा गया निम्न में से कौन सा जंतु जरा यूज है, तो इसमें क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ह्यूमन, मनुष्य, ठीक है ना, ये दिस वन, यानी कि विविपेरस। एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस, तो विविपेरस मतलब यहाँ ह्यूमन हो जाएगा, ओविपेरस होता तो क्या हो जाता, तब जो अंडे देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामान्य स्थितियों में बाह्य निषेचन किस में होता है, तो ये हो जाएगा आपका मेढक में, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि कुत्ता, बिल्ली या मानव इसमें क्या होता है, अंतः निषेचन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका शुक्राणु। उस तरह से देखिए अलैंगिक जनन में कितनी जीवों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, हो गया। अब देखिए 97 नंबर, मुकुलन द्वारा निम्नलिखित में से किस में होता है, तो मुकुलन किस में होता है, ये होता है आपका हाइड्रा में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, ये हो जाएगा जीवाणु में। उस तरह से देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता, तो केंद्रक नहीं होता उसमें, ठीक है। और देखिए सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा पौधे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा साइंस खत्म हो गया, अब क्या बचा, सोशल साइंस। देखिए अब देखिए सोशल साइंस का जो पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, तो ये हो जाएगा जेम्स रेलेन को, है ना, यानी कि फर्स्ट नंबर। उस तरह से देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है, तो ये हो जाएगा 3200 किलोमीटर, ठीक है। उस तरह से देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपने पढ़ा होगा 23 जून 1757 को, ठीक है, 23 जून 1757 को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, तो ये हो जाएगा भारतीय नील, है ना, भारतीय नील। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा गाँव का मुखिया। प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था, वस्तु विनिमय, है ना,
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? ये हो जाएगा सफ़ेद रंग का। कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? सूती कपड़े छीट के, ये हो जाएगा 1 नंबर। भारी अभियंत्रक संयंत्र झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? तो ये हमारा झारखंड का राजधानी रांची यानी कि रांची में है। फिर भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये कौन सा होगा? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता कौन थे? तो ये कौन थे? विश्वनाथ सहदेव, ये हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डबलिन मिशन के द्वारा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था? राजा राम मोहन राय। ये आई थिंक सबने लिखा होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, रजिया सुल्तान। ठीक है, उसके बाद आता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था? क्या होगा? मॉस्को 1980 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत धारणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आई? तो ये क्या होगा? स्टॉकहोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है? यहाँ हो जाएगा जल। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका जलवायु। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यानी मृदा यानी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो ये काली मिट्टी यानी काली मृदा, ये हो जाएगा। ठीक है, शंकुधारी वन की लकड़ियाँ कैसी होती है? तो ये होगा आपका मुलायम होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है? याद रखिएगा कहाँ नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गुमला में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोआ मुंडी, किरीबुरु आदि किस खनिज के मुख्य खनन केंद्र है? तो ये हो जाएगा लोहस्क। ठीक है, अब आता है झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा घाटशिला में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। ठीक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। फिर आता है जलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते थे? तो आदिम निर्वाह कृषि, ये हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। फिर रोटी की टोकरी किसे कहा जाता था? ये होगा प्रेरी प्रदेश, है ना, प्रेरी प्रदेश। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना और चुकंदर दोनों है, इसलिए यहाँ पर आप करिएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है ना। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 130 नंबर, ग्रेट लेक्स किस समूह का नाम है? तो ये हो जाएगा 5 झीलों का समूह, है ना, ग्रेट लेक्स 5 झीलों का समूह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा टिस्को। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत, पहले चीन था, बाद ये भारत। ठीक है, देखिए झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, यानी कितने प्रतिशत थी? तो 66.4%, ये हो जाएगा। अब आता है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ये हो जाएगा 11 जुलाई। किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति, क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। अब आता है भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? काफ़ी आसान है, नहीं है, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब आता है भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि दिस वन, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं देखिए, समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा छुआछूत। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? तो अस्थाई सदन राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 543, 543। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा विधायिका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इस विषयों पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार, ये हो जाएगा। देखिए वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, ये पूछा गया है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो ये हो जाएगा आपका 25। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्या हो जाएगा? 17। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? ये आपका हो जाएगा 32। ठीक है, ए नंबर यानी कि 32। अब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में शुरू किया गया था? सरदार
सरोवर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हो गया 1986 में। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 साल से कम। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सबने सही आंसर दिया होगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।